जी, तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और बच्चों को काफ़ी ज़्यादा टफनेस होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के अंदर। वो ये समझते हैं कि सिर्फ रट्टा लगाना है इन रिएक्शंस को, लाइक टोलुइन का रिएक्शन फ़लाँ से किया, फ़लाँ प्रोडक्ट है, कैसे हुआ, ये कोई लॉजिक नहीं होती उनके पास, ठीक है। और बेसिकली उनको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती होती, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं इसके अंदर, लॉजिकल बातें हैं। और अगर वो चीज़ें आ जाएँ हम लोगों को तो रिएक्शन की प्रोडक्ट लिखने में हमें बड़ी आसानी होती है और रिएक्शंस भी आ जाते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ग्रिप भी बनती है। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अगर हम लोग आउटलाइन की बात करें तो इसके अंदर जनरल कॉन्सेप्ट्स होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। रिएक्शन कैसे होता है, अटैक कहाँ पे होता है, कौन अटैक करता है, क्यों अटैक करता है, कैसे अटैक होगा और कैसी प्रोडक्ट्स बनेंगी, प्रोडक्ट्स को कैसे गैस करना है, और न्यूक्लियोफाइल क्या है, बेस क्या है, इस तरह की कुछ कई बातें होंगी इसके अंदर, ठीक है। और ये जो कोर्स है हमारा, ये जनरली जो बीएस के सेमेस्टर्स हैं और वो बच्चे जो एफएससी के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे फोकस नहीं कर पाए, ये उनके लिए होगा, ठीक है। तो एक एक चीज़ को आपने नोट करना है कॉपी के ऊपर, कॉपी खोल लें, इसके अलग से नोट्स भी बना सकते हैं आप। और जो चीज़ आपको ना समझ आए वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये बुक्स के अंदर कोई चैप्टर की फॉर्म के अंदर नहीं दिया हुआ। बुक्स वाले क्या करते हैं, लिखते हुए जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो वहाँ पे एक्सप्लेन करके उस चीज़ को आगे गुजर जाते हैं। लेकिन बच्चे ने तो किताब पढ़नी है। जब बच्चा किताब पढ़ेगा तो उसको पहले अगर रूल सिखा दिए जाएँ, फिर उनका इम्प्लीमेंटेशन सिखाया जाए तो उसके लिए आसान रहता है, रादर कि आपको चीज़ पढ़ें, फिर नेक्स्ट पढ़ने के लिए कुछ चीज़ और पढ़ें, फिर उसको नेक्स्ट समझने के लिए कुछ और पढ़ें। तो दिस फील्स टफ़। तो हम लोग कुछ चीज़ें पढ़ लेंगे जिसके बाद हमारी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, ठीक है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अगर एक केमिकल रिएक्शन को डिस्क्राइब किया जाए, केमिकल रिएक्शन, ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एक तो सबस्ट्रेट होता है, ठीक है, और एक यहाँ पे अटैकिंग स्पीशी होती है, अटैकिंग स्पीशी सबस्ट्रेट होता है। उसके बाद कुछ यहाँ पे कंडीशंस लिखी जाती हैं, ठीक है, और उसके बाद इंटरमीडिएट बनता है, और उसके बाद आपके पास प्रोडक्ट्स बनती हैं। हमें गर्ज किससे होती है, प्रोडक्ट से। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई तरह की प्रोडक्ट्स बनती हैं, लेकिन जो मेजर प्रोडक्ट्स है या मेन प्रोडक्ट्स है उस पे हम लोग फोकस रखते हैं। अटैकिंग स्पीशी से क्या मुराद है, अटैक करने वाली, ठीक है, अटैक, अटैक्स, ठीक है, दैट थिंग विच अटैक्स ऑन सबस्ट्रेट, ठीक है। और सबस्ट्रेट क्या होता है, ऑन विच अटैक इज डन, ठीक है। जिस चीज़ के ऊपर ये अटैकिंग स्पीशी अटैक कर रही है उसको क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट। और कंडीशन जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। ये कुछ टेम्परेचर हो सकता है, हीट हो सकती है, कुछ आपके पास रीएजेंट्स हो सकते हैं या लिक्विड्स हो सकते हैं, मीडियम पीएच हो सकती है, वगैरह वगैरह, ठीक है। और एक इंटरमीडिएट बनता है। इंटरमीडिएट ऐसी चीज़ को बोला जाता है कि जो प्रोडक्ट का मेजर होना या माइनर होना डिस्क्राइब करवाता है या गवर्न करवाता है कि प्रोडक्ट कौन सी मेजर होगी, कौन सी माइनर होगी, ये रिएक्शन कैसे होगा, ये इंटरमीडिएट ही डिसाइड करता है, ठीक है। यानी कि अटैकिंग स्पीशी और सबस्ट्रेट मिलके इंटरमीडिएट बनाते हैं। अगर तो इंटरमीडिएट स्टेबल होगा तो ही प्रोडक्ट बनेगी, अगर ये लेस स्टेबल होगा तो प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे, ठीक है। और एक और चीज़, अटैकिंग स्पीशी और जब सबस्ट्रेट इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो सम ओल्डर बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यूअर बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। फॉर एग्जांपल दो चीज़ों को आप मिलाएंगे, उनके पुराने बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे और कुछ नई चीज़ें बनेंगी। जब नई चीज़ें बनेंगी इसका मतलब नए बॉन्ड्स भी बनेंगे, ठीक है। तो पुराने बॉन्ड क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे और नए बॉन्ड बनेंगे एक रिएक्शन के दौरान, ठीक है।
और बेसिकली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री generally deals with covalent compounds. covalent compounds कंपाउंड्स हमारे पास कई तरह के होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। तो जनरली कोवेलेंट कंपाउंड्स को ही हम लोग स्टडी करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का स्टडी। और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को स्टडी करने के लिए जो बॉन्ड उनके बीच में हमें मालूम होते हैं वो क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड का स्टडी यानी कि कार्बन का स्टडी या कार्बन के डेरिवेटिव्स का स्टडी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंक्लूड करते हैं। और एक टर्म यूज़ की जाती है कैटिनेशन। कार्बन का सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। और इसी प्रॉपर्टी को वो इस्तेमाल करके बड़े बड़े चेन वाले स्ट्रक्चर्स बना लेता है। लाइक वो 4 कार्बन वाले 5, 6, 10, 12, 15 इस तरह वो सेल्फ लिंकिंग होता जाता है। और इसीलिए पीरियोडिक टेबल के जो 117 एलिमेंट्स हैं उनको अलग स्टडी किया जाता है और कार्बन को अलग से स्टडी किया जाता है, क्योंकि कार्बन ने बहुत ज़्यादा कंपाउंड बना रखे हैं और जिनको स्टडी करने के लिए अलग से ब्रांच डील करनी पड़े। और अगर आप लिटरेचर का हिसाब लगाएं तो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर लिटरेचर देखा जाए 1 साल के अंदर पब्लिश होने वाला, उसको एक तरफ रखा जाए और बाकी 117 एलिमेंट्स का जो पब्लिश होता है उसका एक तरफ रखा जाए, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ज़्यादा होता है। यानी कि इतनी ज़्यादा इस पर रिसर्च की जा रही है और इतनी ज़्यादा ये पॉपुलर है, क्योंकि हमारा बॉडी से ले के अर्थ क्रस्ट के अंदर जो छोटे छोटे बैक्टीरियाज़ हैं और पानी के अंदर बैक्टीरियाज़ हैं, दे आर ऑल लिविंग। और लिविंग चीज़ें क्या होती हैं, ऑर्गेनिक होती हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा आइडिया है केमिकल रिएक्शन कैसे होता है। ठीक है, आगे अगर हम लोग बॉन्ड की बात करें, बॉन्ड बेसिकली क्या होता है, 2 चीज़ों के दरमियान अट्रैक्शन को बोला जाता है कि बॉन्ड बन चुका है। मान लें 2 चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, ए चीज़ और बी चीज़, वो आपस में एक दूसरे के पास आ गई हैं और वो पास आके हमेशा पास रहती हैं, तो हम बोलेंगे इनके बीच में बॉन्ड बन चुका है। ठीक है, तो इट इज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, force of attraction between 2 atoms। एक एटम आया A, दूसरा आया B, दोनों आपस में आके पास पास रहना स्टार्ट हो गए, तो उसको बोलेंगे इनके बीच में बॉन्ड बन चुका है। ठीक है, और बॉन्ड की कई टाइप्स हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट वन है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, सेकंड वन है आयनिक बॉन्ड। थर्ड वन है हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। और फोर्थ वन है मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ वन है हाइड्रोजन बॉन्ड। 6 वन है आपके पास वंडरवाल फोर्सेस। और 7वें नंबर पे है आपके पास लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। ठीक है, तो ये क्या हैं, 7 की 7, बल्कि काफ़ी ज़्यादा होती हैं, लेकिन जनरली 7 को हम लोग डिस्कस करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, वंडरवाल बॉन्ड और लंदन डिस्पर्शन बॉन्ड। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर क्या होता है, आयनिक बॉन्ड, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आयनिक बॉन्ड से तो लेना देना है नहीं। तो हमने स्टडी किसको करना है, कोवेलेंट बॉन्ड को। मेटल्स का भी बहुत कम इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो मेटेलिक बॉन्ड को भी बहुत कम स्टडी करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, इसको भी हम लोग देखेंगे डिटेल के अंदर। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, ठीक है, ये नॉन पोलर मालिक्यूल के बीच में इंटेस्टेनियसली या लम्हाती तौर पे पैदा होती हैं और ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से मालिक्यूल थोड़ा सा पोलर बिहेवियर शो करते हैं। तो ये फोर्सेस भी पढ़ी जाती हैं। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखनी है, ये जो चारों टाइप्स हैं इनको क्या बोला जाता है, प्राइमरी बॉन्ड्स। प्राइमरी बॉन्ड्स। और ये इधर वाली जो 3 टाइप्स हैं और ये इसके अलावा जितनी भी होंगी वो क्या होंगी, सेकेंडरी बॉन्ड्स। सेकेंडरी बॉन्ड्स। अब प्राइमरी और सेकेंडरी क्यों हमने क्लासीफाई किया है, ये जो चारों बॉन्ड्स की टाइप हैं ये बहुत ज़्यादा मजबूत हैं,
मजबूत होने से मुराद यानी कि इनको तोड़ने के लिए एनर्जी की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है। तो हम लोग लिखेंगे हायर एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक। ठीक है, और इनको क्या होगी, रिलेटिवली लोअर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना है तो आप हीट करना चालू करें, बड़ी जल्दी टूट जाएगा, लेकिन यही कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ना है तो हीट बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बहुत स्ट्रांग हैं, ये बहुत वीक हैं। ठीक है, अगर बॉन्ड फॉर्मेशन को दोबारा देखें, बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, मान लेते हैं दो एटम्स के बीच में ए एटम था प्लस दूसरा एटम था, इसने A2 एक मॉलिक्यूल बना लिया। अब कैसे इनके बीच में अट्रैक्शन हुआ होगा? ए का एटम है, इसका मतलब है कि इसके प्रोटॉन्स भी होंगे और इसमें इलेक्ट्रॉन भी मौजूद होंगे। इलेक्ट्रॉनों पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव। इसी तरह प्लस एक और हमारे पास दूसरा ए होगा, कोई एटम, इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, प्लस, और इसके ऊपर इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन भी होगा, नेगेटिव। और ये आउटर मोस्ट भी हो सकता है, अगर हाइड्रोजन है तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन रखता है। तो क्या होगा, जब ये किसी एक फासले पे पड़े होंगे तो इसका न्यूक्लियस जो होगा इसको अट्रैक्शन करना चालू करेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको चालू अट्रैक्शन करना करेगा। ठीक है, यानी कि एक का प्रोटॉन दूसरे के इलेक्ट्रॉन से इंट्रैक्शन बनाएगा और एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे के प्रोटॉन से अट्रैक्शन बनाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोटॉन और प्रोटॉन्स आपस में क्या करते हैं, रिपल्शन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या आपस में रिपल्शन करते, क्या करते हैं, रिपल्शन ही करते हैं। लेकिन प्लस और नेगेटिव आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्शन। ठीक है, और अगर आपने दो चीज़ों को पास पास में रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अट्रैक्शन बना के रखनी पड़ेगी। इसका मतलब है कहीं पे प्लस पड़ा है और नेगेटिव पड़ा है तो वो आपस में एक दूसरे के आसपास आएंगे ही आएंगे। इसका मतलब क्या है, ये वाली जो कंडीशन है ये बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए सूटेबल है, ये वाली सूटेबल नहीं है। ये क्या है, सूटेबल है। समझ आ गई कि बात नहीं? अब मान लिया आपने ऐसे ये दोनों आपस में आ रहे हैं एक दूसरे के आसपास, ये इधर से आ रहा है और ये इधर से आ रहा है, बिल्कुल पास आ चुके हैं। जब बिल्कुल पास आ जाएंगे तो मैक्सिमम अट्रैक्शन लग रहा होगा इस इलेक्ट्रॉन का इस प्रोटॉन के साथ और इस इलेक्ट्रॉन का इस प्रोटॉन के साथ। लेकिन अगर उस फासले से ये मज़ीद पास आ जाएं, जो कि पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे रिपल्शन भी चालू हो जाएगा। ठीक है, दोबारा देखें कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये आपस में पास आते जा रहे हैं, लेकिन एक लम्हा ऐसा आएगा कि इसका प्रोटॉन इसके प्रोटॉन के ऊपर क्या चालू कर देगा, रिपल्शन। इसका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर रिपल्शन चालू कर देगा। तो जिसके नतीजे में रिपल्शन का एक्सटेंट ज़्यादा हो जाएगा। और हमें पता है कि बॉन्ड कैसे बनता है, अट्रैक्शन का एक्सटेंट ज़्यादा रहे। तो अगर तो रिपल्शन ज़्यादा हो जाएगा तो बॉन्ड टूट जाएगा या बनेगा ही नहीं। अगर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन इज़ बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, यानी कि व्हेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट्स ईच अदर, then bond is formed। ठीक है जी, then bond is formed। लेकिन अगर वो आपस में एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो जब प्रोटॉन और प्रोटॉन सामने आ जाएंगे तो रिपल्शन चालू हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्शन चालू हो जाएगा। तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो जो कि सूटेबल कंडीशन नहीं है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या होना चाहिए कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन फोर्सेस ऑफ रिपल्शन। भाई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से क्या मुराद है, जब पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्शन रहेगा तो क्या होगा, बॉन्ड बनेगा। अगर रिपल्शन का एक्सटेंट ज़्यादा होगा तो बॉन्ड नहीं बनेगा आपका। ठीक है, और इसके लिए कूलम ने फार्मूला भी दिया
वो क्या फार्मूला था, F इज इक्वल टू माइनस के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ठीक है ना। माइनस का मतलब अट्रैक्शन का साइन, ठीक है, अट्रैक्शन हो रही है दो चार्जेस के बीच में। जितना फासला ज़्यादा रहेगा यानी कि R, यानी कि दोनों वो गोले जो हैं वो दूर दूर रहेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम रहेगी। लेकिन जो फासला कम होता चला जाएगा, मतलब कि R कम होता जा रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। यानी कि बॉन्ड कब बनेगा, जब दो गोले आपस में पास पास आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद बॉन्ड फॉर्मेशन रिलीजेज एनर्जी, ठीक है। बिकॉज ऑफ, क्यों निकलती है, बिकॉज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्जेस। न्यूट्रलाइज का मतलब क्या होता है कि प्लस के साथ नेगेटिव आ चुका है, न्यूट्रलाइज हो चुका है उसका इफेक्ट, और नेगेटिव के साथ प्लस आ चुका है तो उसका इफेक्ट भी न्यूट्रलाइज हो चुका है। तो उसके नतीजे में क्या होगी, एनर्जी निकलेगी। और आपको पता होना चाहिए एनर्जी की वजह से क्या आती है, अनस्टेबिलिटी आती है। एनर्जी की वजह से, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनस्टेबिलिटी, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी। यानी कि अगर किसी चीज़ की आपने स्टेबिलिटी बढ़ानी है, मतलब कि उसकी एनर्जी कम करनी पड़ेगी, बिकॉज स्टेबिलिटी एंड एनर्जी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। और स्टेबिलिटी मैक्सिमम कब होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा कब होगी, जब वो एनर्जी कम से कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। यानी कि स्टेबिलिटी कब होगा, जब चार्जेस न्यूट्रलाइज होंगे, ठीक है। जब चार्जेस क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। मान ले कहीं पे Na प्लस Cl नेगेटिव, ये प्लस वाला गोला है एक, ये नेगेटिव वाला गोला है, तो मिलके क्या होंगे, NaCl प्लस डेल्टा H निकालेंगे। ये अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, रिलीज़ होगी, इसको बोला जाएगा लेटेस्ट एनर्जी। लेकिन अगर कहीं पे यही Ca+2 प्लस 2 गुना क्लोराइड आयन मिलेंगे, अब इस पर कितने चार्जेस हैं, 2, और ये कितने क्लोराइड हैं, 2, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CaCl2। तो यहाँ पे डेल्टा H जो निकलेगा, अगर इसको 1 बोला जाए और इसको 2 बोला जाए, तो यहाँ पे दोनों रिएक्शन के अंदर डेल्टा H2 काफ़ी ज़्यादा होगा डेल्टा H1 से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 चार्जेस न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, यहाँ पे 1 चार्ज न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। तो चार्जेस की वजह से ही बॉन्ड फार्म होते हैं, और चार्जेस की वजह से ही यहाँ पे बॉन्ड टूटते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर ये एक जनरल सा कंसेप्ट था बॉन्ड फार्मेशन के बारे में, कि बॉन्ड कब फार्म होगा, जब अपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होगा। और बॉन्ड कब टूटेगा, जब रिपल्शन का एक्सटेंट बढ़ जाएगा, जो हमने इधर देखा हुआ। अगर दो चीज़ों के बीच में बॉन्ड बनाना है, इसका मतलब अट्रैक्शन उनके बीच में मैक्सिमम रखनी है हमने, और अगर बॉन्ड तोड़ना है तो उनके बीच में रिपल्शन काज कर देनी है आपने। और एक ख़ास हद तक ही एटम एक दूसरे के आसपास आ सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा पास आएंगे तो प्रोटॉन का रिपल्शन चालू हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन चालू हो जाएगा। लेकिन अगर एक ख़ास फासले के ऊपर मैक्सिमम अट्रैक्शन के साथ वो मेंटेन्ड हैं, तो उसको बोला जाएगा ये बॉन्ड फॉर्म हो चुका है। और उनके बीच में जो लेंथ होगी स्पेसिफिक, उसको बोला जाएगा बॉन्ड लेंथ। तो आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम लोग बॉन्ड लेंथ को देखेंगे, बॉन्ड एनर्जीज़ को देखेंगे, और साथ में इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स को स्टार्ट करेंगे, जिनके अंदर इंडक्टिव इफ़ेक्ट, रेजोनेंस इफ़ेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफ़ेक्ट, स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस होगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बाकी स्टूडेंट्स तक भी शेयर करें। थैंक यू।